हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ तापमिति एवं ऊष्मीय प्रसार के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं और आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा और सभी के सभी क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझा तो गारंटी है कि इसमें से कल के एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिलने वाले हैं। इसको आप एकदम नोट कर लीजिएगा। अगर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया ना तो इस कंसेप्ट के बेसिस पे तो आना तय है, 100% श्योर है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन कल आपके और ज़्यादा ऐड हो जाएं सही की संख्या में, तो वीडियो को खूब ध्यान से और लास्ट तक सुनिए और सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। अगली बात यह है बच्चों कि कल आपका एग्जाम है, तो आज शाम को 8 बजे आप लोगों के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कंप्लीट डिस्कशन करेंगे कि कल आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, कैसे आपको अपना एग्जाम वहां पर देना है। सारी बातें हम शाम को 8 बजे आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो 8 बजे वाला वीडियो जरूर से जरूर देखिएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा सभी लोग, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। आइए बच्चों, आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। सभी के सभी क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। खूब ध्यान से समझिएगा और करने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह। बच्चों यहाँ पर जो प्रभाव लिखा है ये प्रवाह होना चाहिए, ठीक है, वो तो आप भी समझ पा रहे होंगे। लिखा बच्चों, दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। मतलब अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं तो उसमें एनर्जी का ट्रांसफर कब होगा और क्यों होता है, उसका रीजन क्या होता है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उनके द्रव्यमान पर, दूसरा है उनमें ऊष्मा की मात्रा पर, तीसरा है उसमें तापांतर पे, मतलब जो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उसके कारण, या डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जो टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, ताप के मतलब अंतर के कारण ही ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती है, बहती है। तो यही ऑप्शन नंबर सी बच्चों यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उनके तापांतर के कारण जो टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उसी के कारण दो ऑब्जेक्ट में एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ने कह रहा है, हिम मिश्रण का ताप, हिम कोई मिश्रण है, का ताप केल्विन पैमाने पर 240 केल्विन है। इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर होगा, इसका ताप सेल्सियस पैमाने पर होगा, ये पूछा जा रहा है। तो बच्चों को पता है कि केल्विन को अगर हमें सेल्सियस में बदलना है तो हमें क्या करना होगा, इसमें से 273 माइनस करना होगा। तो 240 में से 273 माइनस करेंगे बच्चों तो -33 हमको यहाँ पर आकर के मिल जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, -33 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल सी बात है ना, आपने फार्मूला पढ़ा है बच्चों कौन सा, कि हमारा जो केल्विन होता है वो डिग्री सेल्सियस के और प्लस 273 के इक्वल होता है ना। जब डिग्री सेल्सियस में 273 हम जोड़ देते हैं तो हमें वो केल्विन में चेंज होकर के मिल जाता है। तो डिग्री सेल्सियस निकालना होगा तो केल्विन में से ला करके 273 हमें माइनस करना होता है, ठीक है, नॉर्मल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग डिस्कस करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। इसमें ज़्यादातर लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। कह रहा है दो वस्तुओं के ताप में 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का अंतर है, सेल्सियस में यह अंतर होगा। बच्चों लोग करते क्या है, इसमें डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने का जो फार्मूला होता है C/5 = F-32/9, उसको अप्लाई कर देते हैं और उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो आप वो फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। जब दो वस्तुओं के चेंज की बात आएगी तो आप लगाएंगे डेल्टा F, ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, डेल्टा F/9 होता है ना, डेल्टा F/9 = डेल्टा C/5। या आप, ठीक है, पहले C को लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए क्योंकि C निकालना है। तो डेल्टा C/5 = डेल्टा F/9। इसका मतलब डिग्री सेल्सियस में जो डिफरेंस होगा वो फ़ारेनहाइट में डिफरेंस होगा, वो वैल्यू ला करके आपको यहाँ पर पुट कर देनी है। तो यहाँ पर डेल्टा F की जगह पे कितना पुट करना है आपको, 45। यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों, ला करके आप 45, जहाँ डेल्टा F है यहाँ पर आप क्या रख दोगे, 45 रख दोगे। जब यहाँ पर आप 45 रखोगे तो 45/9 होगा, तो 9 × 5 = 45, 5। तो यहाँ पर 5, ये 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल्टा C = 5 × 5 = 25 ना। तो मतलब वो कितना हो जाएगा बच्चों, 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। याद रखिएगा
कौन सा फार्मूला सर यूज़ करेंगे आप लोग यहाँ पर, डेल्टा सी अपान में 5 इक्वल टू डेल्टा एफ अपान में 9, यही कंसेप्ट आप लोग यूज़ करेंगे तब आपका करेक्ट आंसर आएगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो कई सारे बच्चे जो होते हैं वो जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को चेंज करने का जो फार्मूला उन्हें बताया गया होता है, कौन सा सर, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, इसको यूज़ कर लेते हैं तो उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, वो लगभग सी वाला ऑप्शन आपका दिखाने लगेगा तो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो हमेशा के लिए इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, ध्यान रखिएगा बच्चों। कह रहा है स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में इसका मान होगा। देखो बच्चों, सेल्सियस में इसका मान कितना होगा ये तो नॉर्मली सबको याद रहता है, लेकिन इसमें होता क्या है, कभी कभी थोड़ा बहुत चेंज कर देता है। जैसे आपको पता है कि 98.4 होता है, लेकिन यहाँ पर मान लो 98.2 दे दिया तो आपको 98.2 लेकर के ही क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ये खास बात होती है। तो अभी हमने आपको रिलेशन बताया कि सी और एफ में रिलेशन क्या होता है, C/F इक्वल होता है F माइनस 32 अपान में बच्चों किसके, 9 के। यहाँ पर कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना होगा तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32 अपान 9 यूज़ करेंगे। अब इस F की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दी गई है, 98.4, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और पुट करके जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो आप सॉल्व करोगे तो आपको 36.9 डिग्री सेल्सियस वहाँ से मिल जाएगा। तो ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी आएगा अगर C होगा F निकालना होगा तब भी यही यूज़ हो जाएगा, और F गिवन होगा C निकालना होगा तब भी यही यूज हो जाएगा। बच्चों ऑप्शन नंबर सी 36.9 यहां पर करेक्ट होगा। यहां पर जो वास्तविक सत्य है, जैसे अभी हम प्रीवियस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस करवा रहे थे तो कई सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सर मतलब ये तो इतना होता है, ठीक है। जैसे यूरेनियम वाला एक क्वेश्चन मैंने कराया था तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब क्वेश्चन में कुछ दे दिया गया है तो आपको वही मान करके चलना है, जो वास्तविक सत्य है उसको हटाइए, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसको हटा करके जो क्वेश्चन में दे दिया गया उसी को आपको सही मान के उसी के बेसिस पे आपको आंसर देना होता है एग्जाम में, से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। सारे के सारे क्वेश्चन को खूब ध्यान से समझते चलिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दो वस्तुओं के ताप में 25 डिग्री सेल्सियस का अंतर है, उसके परम ताप में क्या अंतर होगा, उसके परम ताप में क्या अंतर होगा। सर परम ताप का क्या मतलब होता है, परम ताप का मतलब क्या होता है सर, परम ताप का मतलब ये केल्विन में पूछ रहा है, कितने में पूछ रहा है बच्चों, केल्विन में पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस और केल्विन की हम बात करें तो जितना डिफरेंस डिग्री सेल्सियस में होता है बच्चों उतना ही डिफरेंस जो है वो केल्विन में ही होता है, क्योंकि दोनों में 273 प्लस ऐड करेंगे तो बाद में वही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर दो वस्तुओं के ताप में डिग्री सेल्सियस में जितना अंतर दिया हुआ है ना, केल्विन में भी बच्चों उतना ही अंतर होता है, इसमें और कुछ दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी 25 केल्विन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहे होंगे सारे के सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। कह रहा है बच्चों फ़ारेनहाइट, ध्यान दो, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तापमान के एक खाने के मान में अनुपात होता है। अब देखो इस अनुपात को आपको याद रखना है, सॉल्व करने की ज़रूरत बच्चों यहाँ पर आपको नहीं है। सॉल्व करोगे तो कन्फ्यूज़न में रहोगे, बार बार सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कल ही आपका एग्ज़ाम है, मैं आपको बता देता हूँ कितना रेशियो होता है। वो जो रेशियो होता है बच्चों वो 5:9 का होता है। याद कैसे रखोगे, अभी आपको हमने सिखाया है, देखो याद रखने की ट्रिक बता रहे हैं। C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपान में 9 होता है, तो इसीलिए बस इसका 5 इसका 9, तो 5:9 का रेशियो हमेशा होता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ से आपके दोनों क्वेश्चन याद हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बातें। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। कह रहा है बच्चों वह तापमान जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दोगुना होता है। गजब का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है बच्चों, वह ताप आपको पता करना है जहां पर कौन सा, कह रहे हैं वह ताप जिस पर केल्विन ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दुगना होगा। सोचो भाई, किस ताप पर, किस ताप पर, वह ताप जिस पर केल्विन का ताप का मान सेल्सियस ताप के मान का दोगुना होगा। 273 डिग्री सेल्सियस पर,
173 डिग्री सेल्सियस पर, 373 डिग्री सेल्सियस पर, 73 डिग्री सेल्सियस पर। तो बच्चों k इक्वल टू सी प्लस 23 होता है, k इक्वल टू सी प्लस 23 होता है। अगर k इक्वल टू सी हम रख दें तो कितना आएगा, देखो ध्यान से। हमारे पास जो रिलेशन होता है बच्चों क्या होता है, देखो ध्यान से, k इक्वल टू सी प्लस 273 होता है ना। तो k की जगह पे कह रहा है k 2c हो जाना चाहिए, माने यहाँ 2c इक्वल टू सी प्लस 273 कर दो। अब c निकालना है, c ट्रांसपोज करोगे तो यहाँ c बचेगा, c इक्वल टू 273। मतलब कितना आएगा बच्चों, 273 डिग्री सेल्सियस जो होगा उस पर उसका वो दोगुना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ताप जो फ़ारेनहाइट तथा डिग्री सेल्सियस पैमाने पर बराबर होता है, इसको आप याद रख सकते हैं, नहीं तो इसको आप लोग सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं सॉल्व करने का भी तरीका बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप सॉल्व नहीं ही करिए, कोई ज़रूरत नहीं है। वह ताप जिस पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान बराबर होता है, हमेशा के लिए याद रख लीजिए इसको आप लोग, ठीक है बच्चों। यह जो ताप होता है, ये ताप आपको हम बताएं तो -40 डिग्री सेल्सियस आता है। आपको हम कैलकुलेट करके भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे कि आप इसको याद रखिए हमेशा के लिए, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो। बाकी हम आपको करके दिखा देते हैं, किया कैसे जाएगा। c/5 इक्वल टू f-32, ठीक है, अपान में 9 कर देंगे। अब बच्चों चाहे f की जगह पे c लिख दो, चाहे c की जगह पे f लिख दो। जैसे हम c की जगह पे मान लो f लिख दिए, तो f/5 इक्वल टू f-32 अपान 9 करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप वहाँ से चेक करके ये पाओगे बच्चों कि आपको f की वैल्यू -40 मिलेगी। तो वैसे आप ध्यान रखिए कि -40 डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, मीन्स -40 एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम होती है। याद रख लीजिएगा -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करना होगा तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, f की जगह पे c रख दो या c की जगह पे f रख दो, अपने आप वो सॉल्व हो जाता है, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा बच्चों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारा हुआ है। अब की बार हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों। देखिएगा, लिखा है तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर, तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर क्या होगा, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि होगी। किस चीज़ में वृद्धि सबसे ज़्यादा होगी बच्चों, ऐसा यहाँ पर पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है उसके व्यास में, पहला ऑप्शन है बच्चों उसके व्यास में, दूसरा ऑप्शन है बच्चों पृष्ठ में, तीसरा है आयतन में। लिखा इनमें से कोई नहीं। अब आप बताओ भाई, तांबे की एक गेंद को गर्म करने पर, तांबे की एक गेंद है कह रहे हैं, उसको जब गर्म किया जाता है, तांबे की एक गेंद को जब हम लोग गर्म करते हैं तो किसमें परिवर्तन होगा, ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। व्यास में, पृष्ठ में, आयतन में, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई दिमाग लगाओ, सोच के बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि इसमें आयतन प्रसार होगा, क्योंकि जो हमारे तांबे की गोली है वो कैसी है बच्चों, हमारा 3D फिगर है, तो इसमें आयतन है, तो इसमें किसका प्रसार होगा बच्चों, आयतन का प्रसार होगा ना, आयतन का प्रसार होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है बातें ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों, देख लेते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बच्चों कि कह रहा है कि पानी का, ध्यान दो बच्चों, कह रहा है पानी का घनत्व अधिक हो गया यदि उसका ताप, मतलब अधिक होगा, पानी का घनत्व सबसे अधिक होगा, ऐसा पूछा जा रहा है। पानी का घनत्व, इसका मतलब है पानी का घनत्व, डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम कहाँ होती है, किस टेम्परेचर पर, किस टेम्परेचर पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन ये है, किस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये क्वेश्चन कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बताएंगे आप लोग, बताइए। 10 मिनट का 10 सेकेंड का टाइम देते हैं, बताइए कितना समय लगता है आपको, कितना होता है बच्चों, 4 डिग्री सेल्सियस। सबको पता है कि 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो सबसे अधिक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत खोटा है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, सो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कह रहे हैं तांबे की आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है,
प्लेट को गर्म करने पर छेद का आकार उतना ही रहेगा, बढ़ेगा, घटेगा? दिमाग लगाइए थोड़ा सा भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये भी है जो आपके सामने हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं और सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कह रहे बच्चों तांबे की जो आयताकार प्लेट में एक गोल छेद किया गया है, तांबे को गर्म करने पर यह छेद का आकार उतना ही रहेगा, बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या बच्चों घटेगा? तो आप बताएंगे इसको क्या होगा, आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या होगा। दिमाग लगा करके बताएंगे उतना ही रहेगा कि बढ़ेगा कि घटेगा। इसका आंसर मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप लोग बताएंगे, ठीक है? बात समझ में आ रही है? दिमाग लगाएंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 को देखिएगा। कह रहा है शिमला में जाड़ों के दिनों में पानी का नल कभी कभी फट जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्यों होता है पूछा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है? शिमला में जाड़ों के दिनों में पानी का नल कभी कभी फट जाता है, उसका रीज़न क्या है? पहला दे रहा है बच्चों पानी के आयतन में कमी होती है, पानी के बर्फ बनने पर आयतन बढ़ जाता है। यही ऑप्शन सही होगा बच्चों। पानी का आयतन वहाँ पर जब वो बर्फ बनता है तो उस क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण वहाँ पर नल क्या होते हैं, फट जाते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा आपके क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा? छड़ की लंबाई को बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं तो उसका आयतन प्रसार गुणांक कितना हो जाएगा, ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। चलिए 2 सेकंड आप लोग टाइम दीजिए और बताइए बच्चों कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है? यदि किसी धातु की छड़ की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, ध्यान सुनो, दोगुनी कर दी जाए तो उसका आयतन प्रसार गुणांक कितना गुना हो जाएगा, ठीक है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा बच्चों। इसका आंसर क्या होगा हम आपको बताते हैं। ऑप्शन नंबर डी रहेगा बच्चों, उतना ही रहेगा, क्योंकि लंबाई से आयतन प्रसार गुणांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? वो उसके आयतन से पड़ता है, वहाँ पर लंबाई का प्रभाव नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उतना ही रहेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है। कह रहा रेल की पटरियों के उत्तरोत्तर खंडों के बीच जगह छोड़ी जाती है। आपने रेल की पटरियों को देखा होगा, जहाँ पर 2 रेल की पटरियाँ आपस में जुड़ती हैं, उनके बीच बीच में स्थान छोड़ा जाता है, वो क्यों होता है? उसका रीज़न है बच्चों, गर्मियों के मौसम में जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें रेखीय प्रसार होता है, और अगर बीच में स्पेस नहीं दिया जाएगा, जो पटरियां फैलेंगी तो वो टेढ़ी हो जाएंगी, इससे एक्सीडेंट होगा, इसलिए बीच में स्पेस थोड़ा सा दिया जाता है, जिससे जब रेखीय प्रसार हो उसमें, ठीक है, उसमें प्रसार जब हो तो उसके लिए उनको स्थान मिल सके। तो ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, लोहे के छोटे खंड बनाना सरल है, छोटे खंड मजबूत होते हैं, इससे पटरियों को उसमें प्रसार के लिए स्थान मिल जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता ही है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि जब उसमें प्रसार होता है, उसमें रेखीय प्रसार, तो उसके लिए उसको स्पेस मिल जाता है। अगर स्पेस नहीं मिलेगा तो रेल की पटरियाँ टेढ़ी हो जाएंगी, और टेढ़ी होंगी तो आपको पता ही है कि कितना बड़ा एक्सीडेंट वहाँ पर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। एक वृत्तीय लोहे की हाल की आंतरिक परिधि, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉन्ग है बट हमने इसको अच्छा क्वेश्चन समझा, सो आपके साथ इसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है? कह रहे बच्चों, एक वृत्तीय लोहे की हाल की आंतरिक परिधि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 200 सेंटीमीटर है। हाल को इतना सेंटीमीटर परिधि की एक लकड़ी के पहिए पर चढ़ाने के लिए गर्म करना पड़ेगा। आपसे यहाँ पर डेल्टा टी का मान पूछ रहा है, ठीक है बच्चों, डेल्टा टी का मान पूछ रहा है। ये केवल और केवल फार्मूले पर बेस है बच्चों। डेल्टा टी को निकालने का सूत्र होता है परिधि में वृद्धि। अब परिधि में वृद्धि बच्चों कितने का हो रहा है, 0.48 का हो रहा है, क्योंकि 200 से इतना इसने बढ़ाया है। और प्रारंभिक परिधि को नीचे यूज़ किया था बच्चों, क्या होगा, मतलब परिधि में जो परिवर्तन हो रहा है वो बटे में प्रारंभिक परिधि। प्रारंभिक परिधि कितनी थी, 200 थी। और गुणे बच्चों अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक, या आप कह सकते हैं जो रेखीय प्रसार, जो उसमें परिधि में प्रसार गुणांक होता है, उसकी वैल्यू बच्चों फिक्स होती है 1.20 × 10⁻⁵, ठीक है, 1.20
इंटू 10⁻⁻5। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप सॉल्व करके देखेंगे तो 200 डिग्री सेल्सियस बच्चों आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। फार्मूला याद रखिएगा, क्या होता है फार्मूला बच्चों, यहाँ पर प्रारंभिक परिधि डेल्टा पी लिख सकते हैं, अपान में प्रारंभिक परिधि और गुणे में बच्चों अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक। अनुदैर्ध्य प्रसार गुणांक का मान याद रखेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में दिया भी रहता है 1.20 इंटू 10⁻⁵। इसको रख करके सॉल्व कर लेंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस था, इतना डिग्री सेल्सियस क्वथनांक है, इस तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा चुका है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। और सारे के सारे क्वेश्चन जो हम आपको यहाँ पर सॉल्व करा रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। एक तापमापी पर हिमांक 20 डिग्री सेल्सियस तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेल्सियस है, इस तापमापी पर 60 डिग्री सेल्सियस का ताप होगा। क्वेश्चन को केवल और केवल इसने घुमाया है, आप दिमाग का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए फार्मूला जो यूज़ होगा बच्चों वो C/100 इक्वल टू T - T1/T2 - T1 यूज़ होता है। और फार्मूले का यूज़ करके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट मिलेगा बच्चों 98। ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर फार्मूला C/100 इज इक्वल टू T - T1/T2 - T1 ये लगता है बच्चों। और वैल्यू को खटाखट से हम लोग पुट कर देते हैं। C जो है वही जो टेम्परेचर दिया है जिस पे आप फाइंड करना चाहते हैं, 60 वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे और T की वैल्यू आपको फाइंड करना है। और T1 T2 आपको पता है बच्चों, T1 जो होगा आपका 20 हो जाएगा वहाँ पर और T2 जो होगा 150 हो जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, 98 आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन आने लायक नहीं है, बहुत बड़ा हो रहा है, इसको नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से। ये छोटा सा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। कह रहा है एक पिंड का तापमान सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द्वारा नापा गया, फ़ारेनहाइट थर्मामीटर द्वारा मापा गया तापमान होगा। जब हम फ़ारेनहाइट में कोई भी चीज़ नापते हैं तो उसकी जो वैल्यू आएगी, मीन्स उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, हमेशा सेल्सियस से ज़्यादा होगी या कम होगी। आप सोच करके बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है जो आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सेल्सियस से सदैव अधिक होता है, आपको पता ही है। आप याद रख सकते हैं कि मनुष्य के शरीर का तापमान 98 पॉइंट समथिंग होता है, सेल्सियस में 36 होता है, तो फ़ारेनहाइट में हमेशा वो ज़्यादा होता है। इसलिए बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, सेल्सियस से सदैव क्या होता है, अधिक होता है। सभी के सभी क्वेश्चन को आराम से खटाखट से करते जाइए और वीडियो को लाइक नहीं किए हो यार तो जरूर कर दो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन केल्विन स्केल पर 40 डिग्री सेल्सियस की माप है। तो बहुत आसान है भाई, 40 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ दो मेरे भैया खटाखट से और बता दो आंसर कितना होगा। तो मैं नहीं बताऊंगा भाई, आप 273 में 40 जोड़िएगा और बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है बच्चों। कह रहे हैं जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन क्या होगा। ठंडा किया जा रहा है, इसका आयतन में क्या होगा, पहले कम होता है फिर बढ़ता है। भैया इसको बोलते हैं असामान्य, जल का असामान्य प्रसार होता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले कम होता है फिर बढ़ता है, मतलब जल में असामान्य प्रसार होता है, इसमें अलग तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, पहले कम होता है फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा है कौन से तापमापी पर ऋणात्मक तापमान नहीं मापे जा सकते हैं। कौन सा तापमापी ऐसे है जिसमें निगेटिव में टेम्परेचर नहीं नापा जाता है। ध्यान रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें निगेटिव में टेम्परेचर को नहीं नापा जाता है बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझिएगा। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जहाँ पर निगेटिव में ताप को नहीं मापा जाता है, बताएंगे आप लोग। बताओ भाई 20 नंबर पे क्या होगा आप लोगों का। तो बच्चों आपको हम बता दें, यहाँ पर आपका केल्विन ऐसा तापमान है जिसमें नेगेटिव में नहीं नापा जाता है। सो आपको हम बताएं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर धातु की एक छड़ की लंबाई इतना है, इतना डिग्री सेल्सियस इतना है। छड़ के पदार्थ का रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक ज्ञात करने का सूत्र अभी वही होगा जो मैंने आपको जो बताया है बच्चों। आशा करते हैं कि इसको आप लोग खुद से ज्ञात कर सकते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, याद है आपको? नहीं याद है, याद होना चाहिए बच्चों। रेखीय प्रसार गुणांक जो होता है
है उसको ज्ञात करने का सूत्र आपको याद होना जरूर से ज़रूरी है। अभी अभी हम लोग जो क्वेश्चन ज्ञात किया उसी की सहायता से उसको लगाया जाएगा। जो फार्मूला हमने अभी यूज़ किया था उसी फार्मूले का यूज़ करके आप आराम से इसको ज्ञात कर सकते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा बराबर बच्चों फार्मूला होता है, अभी हमने डिस्कस भी किया थोड़ा सा। अल्फ़ा इज इक्वल टू फार्मूला होता है बच्चों डेल्टा एल अपान एल इंटू डेल्टा टी, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले का यूज़ आप कर सकते हैं। डेल्टा एल माने लंबाई में वृद्धि, एल मतलब प्रारंभिक लंबाई, डेल्टा टी माने ताप में परिवर्तन, अल्फ़ा को फाइंड करने का ये फार्मूला होता है। तो कैलकुलेट करके आप लोग यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं जल्दी से। हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है, धातु के रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक तथा आयतन प्रसार गुणांक में क्या अनुपात होता है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। 1:2:3 का अनुपात होता है, सबको पता है, क्योंकि बीटा इक्वल टू 2 अल्फ़ा और गामा इक्वल टू 3 अल्फ़ा होता है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा गामा, रेखीय प्रसार गुणांक अल्फ़ा है, क्षेत्रीय बीटा है और आयतन प्रसार गुणांक गामा है। तो अल्फ़ा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा जो होता है बच्चों, उसमें कितने का अनुपात, 1:2:3 का अनुपात पाया जाता है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़ो। कह रहा इस्पात और तांबे की बनी कोई धात्विक पत्ती गर्म करने पर, ठीक है, गर्म करने पर, पत्ती गर्म करने पर तो क्या होगा, गर्म करने पर क्या होगा, उसमें ये पूछा जा रहा है। ऐठ जाती है, सीधी रहती है, इस तरह मुड़ती है कि तांबे उसके उत्तल की ओर हो जाता है, यह इस प्रकार मुड़ती है कि इस्पात उसके उत्तल क्यों रहता है, मतलब ऐसा इसमें पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं बच्चों इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में सी करेक्ट होगा। इस प्रकार से मूर्ति है कि तांबे उसके उत्तल की ओर हो जाता है, मीन्स वो बीच में दब जाता है, उत्तल दर्पण की तरह दिखने लगता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बच्चों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 है, अच्छा क्वेश्चन है। झील के पानी की सतह पर बर्फ के रूप में जमने जा रही हैं, पैंदे के पानी का इस क्षण ताप क्या होगा, मतलब उसका ताप कितना होगा अगर बर्फ़ जमने जा रही है वहाँ पर। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 4 से अधिक और 4 डिग्री सेल्सियस। बताइए भाई क्या ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। झील के पानी की सतह बर्फ़ के रूप में जमने जा रही है, झील के पानी की जो सतह है वो बर्फ़ के रूप में जमने जा रही है। पेंदे के पानी इस क्षण का ताप होगा, पेंदे का जो पानी होगा नीचे का उसका ताप इस समय क्या होगा, ये आप लोगों से बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है। चलिए फटाफट से बताइए सभी लोग भाई, देखते हैं क्या प्रिपरेशन आप लोगों की चल रही है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट होगा बच्चों वो 4 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते रहिएगा फटाफट से। और हमारा अब ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों। लिखा है एक ही आकार के 2 गोले एक ही धातु के बने हैं, एक खोखला है तथा दूसरा ठोस है, इन्हें एक ही ताप पर गर्म किया जाता है फलस्वरूप। मतलब 2 सॉलिड हैं, उनको एक ही ताप से गर्म किया जाता है, बस एक खोखला एक सॉलिड है। तो दोनों गोले बराबर फैलेंगे, क्या होगा उनमें, पहला दोनों गोले बराबर फैलेंगे, खोखला गोला ठोस से अधिक फैलेगा, ठोस गोला खोखले गोले से अधिक फैलेगा, दोनों गोले पूर्व स्थिति में रहेंगे। नहीं, पहला ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, दोनों गोले जो होंगे वो क्या होंगे, बराबर फैलेंगे, उनका आयतन प्रसार जो होगा वो एक जैसा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के साथ हमने आपके साथ इस चैप्टर के जो 25 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं। आशा करते हैं बच्चों कि सभी के सभी क्वेश्चन आपको कंप्लीट समझ में आ गए होंगे और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और ये सभी के सभी क्वेश्चन की जो PDF है ना, वो भी मैं अभी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा। यहाँ तक कि अभी तक हमने जितनी भी PDF बनाई हैं, अगर मेरे पास जो भी बची होंगी सब मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा। उन सब को बच्चों आप लोग एक बार रिवाइज करके ज़रूर से ज़रूर जाइएगा। अभी 8 बजे का हमारा वीडियो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक ये शानदार रहिए, जान लगा दीजिए, जाने मत दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।